एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। लास्ट क्लास में हमने बेंडोरा की थ्योरी डिस्कस की थी, मतलब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पढ़ा था। अब आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा ब्रूनर की थ्योरी, जो कि है संज्ञानात्मक विकास के ऊपर। ब्रूनर्स कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी या फिर ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसको समझने के पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ब्रूनर के हिसाब से संज्ञानात्मक विकास क्या है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति में संज्ञानात्मक विकास अगर करवाना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और अगर किसी में संज्ञानात्मक विकास हो रहा है तो उसका मूल्यांकन करना है तो वो कैसे करना चाहिए। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या कहा, जो भी व्यक्ति ने एक्वायर्ड नॉलेज, जो भी ज्ञान अर्जित किया हुआ है, उस अर्जित ज्ञान की पहली चीज तो उस पर मास्टरी हासिल करना है। ठीक है, अर्जित ज्ञान के ऊपर मास्टरी हासिल करने के बाद उस पर मास्टरी हासिल करने की जो उस व्यक्ति की क्षमता है, उस क्षमता को बढ़ाना, और बढ़ाने के अलावा जो भी उसने ज्ञान अर्जित किया है उस अर्जित ज्ञान को बाहर की दुनिया में, मतलब कि रियल लाइफ में उसका यूटिलाइज कर सके, उसका यूज कर सके, तब हम कहेंगे कि हाँ, उस व्यक्ति में संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। क्या कहा था इन्होंने, जो भी अर्जित ज्ञान है व्यक्ति का, उस अर्जित ज्ञान करने की, अर्जित जो किया हुआ है उस पर वो मास्टरी हासिल कर ले। मास्टरी हासिल करने के अलावा जो उसको सीखने की या फिर ज्ञान अर्जित करने की जो उसकी क्षमता है उसको ज्यादा से ज्यादा इनहेंस किया जाए, बढ़ाया जाए। और बढ़ाने के अलावा जब वो ज्ञान अर्जित कर ले तो ये उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि उसको वो बाहर की दुनिया में उसका एप्लीकेशन कर सके या फिर उसको यूटिलाइज कर सके। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट ब्रूनर के हिसाब से बताया गया था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि कोई भी बच्चा अगर अपने जो भी उसने एक्सपीरियंस या फिर जो भी अनुभव लिए हैं उसने एनवायरनमेंट से, वातावरण से जो भी अनुभव गेन किए हैं, वो सारे के सारे 3 तरीकों से एक्सप्रेस किया जाता है। या तो लैंग्वेज के थ्रू, स्पीच के फॉर्म में, या फिर किसी ना किसी सिग्नल या फिर किसी ना किसी सिंबल के फॉर्म में, और या तो किसी ना किसी एक्शन के फॉर्म में। तो इनका कहने का मतलब था, अगर किसी ने कोई भी चीज सीखी है, अपने वातावरण से कोई भी अनुभव लिया है या फिर अनुभव पाया है, तो उसको स्पीच, सिग्नल या एक्शन, मतलब भाषा, किसी ना किसी इमेज और या फिर किसी ना किसी क्रिया के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। और ये एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटीज हैं, जब इनको बढ़ाया जाता है तब इसी को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब कि बोलने की क्षमता, किसी भी एक्शन को करने की क्षमता, या फिर किसी भी कॉन्क्रीट सिचुएशन को एक इमेज के फॉर्म में समझने की क्षमता, जो ये सारी तरीके की एबिलिटीज हैं, इनको पहली चीज एक्सप्रेस करनी आनी चाहिए। और एक्सप्रेस करने के अलावा अगर इनको बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो इसका मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ। तो ये इनके हिसाब से मतलब था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। अब इनकी थ्योरी आई कहां से? पहली चीज तो ये 20th सेंचुरी के साइकोलॉजिस्ट हैं, 20th सेंचुरी के साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने पियाजे वाइगोत्स्की या फिर जितने भी साइकोलॉजिस्ट, लगभग सब पे स्टडी कर रखी थी इन्होंने। और इनकी जो ये कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है वो मेनली किस पर आधारित थी? पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका इस थ्योरी में था। मतलब कि इन्होंने पियाजे के हिसाब से जो कंस्ट्रक्टिविज्म का इन्होंने बताया था, रचनावाद का तरीका बताया था कि बच्चा सक्रिय होकर के सीखता है, बच्चे के कुछ ना कुछ पूर्व अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को लेकर के वो नए कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज बनाता है, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए। मतलब जो भी इन्होंने रचनावाद से रिलेटेड चीजें बताई थी पियाजे ने, तो उनका यूज इन्होंने अपनी थ्योरी में, मतलब उनकी थ्योरी का हेल्प लेकर के इन्होंने अपनी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी बताई। दूसरी चीज, वाइगोत्स्की की इन्होंने क्या हेल्प ली? जो इनकी एक बुक है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ध्यान रखिएगा, इनकी एक बुक है, किसकी? ब्रूनर की, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इस बुक में इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि ये वाइगोत्स्की से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। किस मामले में? जो इनका सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है उससे। मतलब इनका कहने का मतलब था कि जो बच्चा है वो बिना वातावरण के कांटेक्ट में आए सीख नहीं सकता है, जैसे कि वाइगोत्स्की ने कहा था। वाइगोत्स्की ने भी कहा था कि बच्चे का जो रचनावाद का निर्माण है या फिर बच्चे के अंदर जो रचनावाद है उसको अगर बाहर निकालना है तो जितना ज्यादा वो समाज के साथ इंटरेक्शन करेगा उतना ज्यादा वो सीखेगा और खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो यही चीज वाइगोत्स्की की ब्रूनर ने भी उठाई, उनसे इन्होंने ये इंस्पायर लिया कि कोई भी बच्चा है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। अब जो पियाजे थे उन्होंने कौन सा दिया था? रचनावाद तो दिया था, लेकिन किस तरीके का रचनावाद दिया था? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म दिया था।
कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म दिया था, मतलब कि संज्ञानात्मक रचनावाद का सिद्धांत दिया था। जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत दिया था, मतलब सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत दिया था। तो इन दोनों के कंस्ट्रक्टिविज्म का जो संज्ञानात्मक था वो पियाजे से इंस्पायर हुए, और वाइगोत्स्की का जो समाज का रचनावाद था वो सामाजिक इन्होंने उठाया। तो कॉग्निटिव और सोशल इन दोनों चीजों को कंबाइन करके इन्होंने अपनी थ्योरी का कंस्ट्रक्ट किया या फिर बनाया। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो बच्चा सीखता है वो सीखने का तरीका क्या होता है कि वो अपने आइडियाज या फिर कॉन्सेप्ट्स, जो भी नए आइडियाज या नए कॉन्सेप्ट की रचना करता है वो किसके आधार पर करता है, जो उसकी अभी के ज्ञान या फिर अभी के अनुभव हैं, पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान पूर्व अनुभव, उन्हीं से सीख करके या फिर उन्हीं से अर्थ निकाल करके कुछ ना कुछ मीनिंग डेवलप करके वो नए विचार या नए कॉन्सेप्ट्स को सीखता है। इनके हिसाब से अधिगम क्या है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, मतलब कि बच्चा अगर सक्रिय होगा, सक्रिय होकर के ही बच्चा सीख सकता है। इनके हिसाब से जो लर्निंग प्रोसेस है, जो अधिगम प्रक्रिया है, उसमें बच्चा क्या करता है, पहले जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है, जो भी सूचना उसको समाज से या फिर वातावरण से मिलती हैं, उन सूचनाओं को वो पहले सेलेक्ट करता है, फिर उनको ट्रांसफॉर्म करता है। उन सूचनाओं का चयन करने के बाद, ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक डिसीजन मेकिंग करता है कि ये वाली इंफॉर्मेशन रखने वाली है कि नहीं है, या फिर उसके इंटरेस्ट की होगी तो वो क्या करेगा, उसमें से कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस जनरेट करेगा, कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस जनरेट करेगा, और हाइपोथेसिस जनरेट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन से या उस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ अर्थ निकाल करके नई जो भी नॉलेज होंगे या फिर नए कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको सीखेगा और समझेगा। एक चीज यहाँ पर और समझ लीजिए कि पियाजे की जो थ्योरी है, मतलब कि इन्होंने भी कंस्ट्रक्टिविज्म की, मतलब कि इन्होंने भी जो बात की थी वो कॉग्निटिज्म के ऊपर बात की थी, इन्होंने भी कॉग्निटिव थ्योरी दी है। कंस्ट्रक्टिविज्म इन्वॉल्व है क्योंकि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसको बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया यूज की जाती है वही रचनावाद होता है, वही कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म तो दोनों ने दिया है, लेकिन इनका कहने का मतलब था कि पियाजे जो है, मतलब इनके हिसाब से बच्चा डिवाइन लर्नर होता है। इनके हिसाब से पियाजे ने क्या कहा था, बच्चा डिवाइन लर्नर होता है, मतलब इसको किसी की जरूरत नहीं, वो खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करता है और खुद से सीखता है। लेकिन ब्रूनर का कहना क्या था कि बच्चा एक्टिव लर्नर तो होता है लेकिन वो डिवाइन लर्नर नहीं होता है, मतलब कि वो अपने आप से ज्ञान का निर्माण नहीं करता है, उसको अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए कोई ना कोई सामाजिक या तत्व जो है वो चाहिए होता है, मतलब कि समाज के साथ इंटरेक्शन करना जरूरी होता है, तभी बच्चा अपने अंदर की जो कैपेबिलिटीज है, इंटरेस्ट है, उन सारी चीजों को निकाल सकता है, उनको समझ सकता है, उनको एक्सप्रेस कर सकता है। तो बस ये डिफरेंस था पियाजे और ब्रूनर के थिंकिंग लेवल में। किस बेसिस पर, ये जो इन्होंने लर्नर की बात की थी कि बच्चा इंडिविजुअल लर्निंग करता है या म्यूचुअल लर्निंग करता है, जैसे कि हमने वाइगोत्स्की में पढ़ा था। ठीक है, तो क्लियर हो गया। जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म में कहा गया वैसे इन्होंने कहा है कि अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज या एक्सपीरियंस से बच्चा अपने खुद के नए आइडियाज या जो थॉट्स हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्रिएट करता है, उनकी रचना करता है। इनके हिसाब से जो अधिगम है वो एक्टिव प्रक्रिया है, अगर बच्चा सक्रिय होकर के सीखेगा तभी सीख सकता है। इनके हिसाब से जो अधिगम की प्रक्रिया है उसमें बच्चा क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है, जो भी सूचना सामने से मिल रही है उसको पहले सिलेक्ट करता है, अगर इंटरेस्टेड है तो सेलेक्ट करेगा, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेगा अपने नई नॉलेज के फॉर्म में, और नई नॉलेज के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने से पहले वो डिसीजन मेकिंग करेगा, हाइपोथेसिस जनरेट करेगा, और उसके बाद जो भी उसके पूर्व अनुभव थे उनको उनका एक प्रॉपर अर्थ निकाल करके अपनी नॉलेज में स्टोर करेगा और कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, तो ये ब्रूनर का कहना था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और इसमें आती है कि इन्होंने कहा था कि बच्चे के जो भी अनुभव होते हैं या फिर जो कुछ भी वो सीख रहा होता है उन सब को, सारे अनुभवों को वो संरक्षित करके रखता है, मतलब कि उन सब चीजों को वो कंजर्व करके रखता है किसी ना किसी फॉर्म में। जिस भी तरीके से उसने नॉलेज गेन की होती है उन सारी ही नॉलेज को जितने तरीकों से गेन की हुई है उन सबको वो संरक्षित करके रखता है, जिससे कि भविष्य की कोई घटनाएं हैं या फिर भविष्य में उन सब चीजों का कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है या ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो सॉल्व करने के लिए उन एक्सपीरियंसेस का, उन अनुभवों का वो यूज कर सके। तो इन्होंने कहा था कि बच्चे के जो भी अनुभव होते हैं उसको वो प्रतिनिधित्व के फॉर्म में कंजर्व करके रखता है। रिप्रेजेंटेशंस मतलब क्या हुआ, ऐसे लॉज
किसी भी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए उसके खुद के ऐसे लॉज जो कि उसने एनवायरनमेंट से जो भी एक्सपीरियंसेस सीखा हुआ है उनको प्रोटेक्ट कर सके और उनको कंजर्व कर सके। तो प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हुआ, अपने सारे अनुभवों को प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करना। तो इन सारे अनुभवों को प्रोटेक्ट करने और कंजर्व करने के जो तरीके होते हैं उसी को रिप्रेजेंटेशंस कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि 3 तरीके से बच्चा है जो कि रिप्रेजेंट करता है अपने अनुभवों को, या फिर 3 तरीके से अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको वो कंजर्व करके संरक्षित करके रखता है। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला इनएक्टिव है, दूसरा आइकॉनिक है और तीसरा है सिंबॉलिक। इन तीनों को स्टेप वाइज समझ लेते हैं। तो टोटल 3 स्टेजेस हैं रिप्रेजेंटेशन की। 3 स्टेजेस हैं। रिप्रेजेंटेशन मतलब जो भी अनुभव बच्चे ने गेन किया हुआ है या फिर किसी भी व्यक्ति ने जो भी अनुभव वातावरण से लिए हैं उन एक्सपीरियंसेस को, उन अनुभवों को जो स्टोर करने का और एक्सप्रेस करने का तरीका होता है उसी को रिप्रेजेंटेशंस कहा जाता है। तो 3 तरीके से रिप्रेजेंटेशंस हैं जो एक्सपीरियंसेस की स्टोर होने की और एक्सप्रेस करने की होती है। सबसे पहली स्टेज जो है वो है इनएक्टिव स्टेज, क्रियात्मक अवस्था, जो कि बर्थ से लेकर के 3 इयर्स तक की होती है। सेकेंड है आइकॉनिक स्टेज, जो कि है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो कि 3 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी है सिंबॉलिक स्टेज, संकेतात्मक अवस्था, जो कि 7 से अबव होती है। मतलब 7 वर्ष के ऊपर जितने भी बच्चे हैं या फिर जितने भी व्यक्ति हैं 7 वर्ष के ऊपर, चाहे वो एडल्ट हो चाहे जो हो, वो सब के सब अपने एक्सपीरियंसेस को जो रिप्रेजेंट करने का उनका तरीका है और स्टोर करने का तरीका है वो सिंबॉलिक फॉर्म में होता है। इसी वजह से इसको सिंबॉलिक स्टेज, संकेतात्मक अवस्था कहा जाता है। एक चीज और है ब्रूनर के बारे में कि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जो भी इनका एक्सपेरिमेंट था वो सबसे पहले इन्होंने एडल्ट्स के ऊपर किया था। एडल्ट्स के बाद इन्होंने स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर किया था। स्कूल वाले बच्चों के ऊपर जाकर के लास्ट में इन्होंने इन्फेंट्स के ऊपर, जो शिशु होते हैं उनके ऊपर किया था। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था पहले एडल्ट्स के ऊपर था, फिर स्कूल वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर था, फिर लास्ट में उन्होंने इन्फेंट्स या फिर शिशुओं के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, इनको पहले आप सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि इनएक्टिव स्टेज किस पर आधारित होती है। ये एक्शन या फिर क्रिया आधारित होती है। जो इनएक्टिव स्टेज है वो एक्शन पर आधारित होती है, एक्शन बेस्ड होती है या फिर क्रिया आधारित होती है। जो आइकॉनिक स्टेज है वो इमेज बेस्ड या फिर प्रतिमा पर आधारित होती है, इमेज बेस्ड या फिर प्रतिमा पर आधारित होती है। और जो लास्ट है सिंबॉलिक स्टेज, वो लैंग्वेज बेस्ड या फिर भाषा पर आधारित होती है, लैंग्वेज बेस्ड या फिर भाषा पर आधारित होती है। मतलब कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जो इनएक्टिव स्टेज है उस स्टेज के जो बच्चे हैं, मतलब कि बर्थ से लेकर के 3 साल तक के जो बच्चे हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस को स्टोर और एक्सप्रेस, ये दोनों ही चीजों का जो रिप्रेजेंटेशन है, अपने एक्सपीरियंसेस की जो स्टोर किया है उन्होंने और उसको जो उनको एक्सप्रेस करना है, ये दोनों ही चीजों का जो उनका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो किसके थ्रू होता है, क्रिया आधारित होता है। मतलब ये एक्शंस करके अपने एक्सपीरियंसेस को स्टोर भी करते हैं और एक्शंस के थ्रू उनको एक्सप्रेस करते हैं। आइकॉनिक स्टेज वाला जो बच्चा है, 3 से 7 वर्ष का जो बच्चा है, वो अपने एक्सपीरियंसेस को स्टोर भी इमेज के आधार पर करता है, अपने दिमाग में कुछ मेंटल और एक्टिविटीज या फिर मेंटल स्कीमा वगैरह बना करके, स्ट्रक्चर बना करके जो मूर्त चीजें होती हैं उनको स्टोर करता है, या फिर इमेज के ही फॉर्म में, जैसे कि ड्राइंग कर दिया, सीनरी बना दी, कोकोनट ट्री बना दिया, तो ड्राइंग के ही थ्रू अपनी जो उनका एक्सप्रेशन का तरीका होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिमा के थ्रू। लास्ट है सिंबॉलिक स्टेज, जो 7 से ऊपर के बच्चे, 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे होते हैं या फिर पूरा एडल्ट, मतलब जब तक लाइफ है, पूरा होल लाइफ जो
स्टेज है वो होती है सिंबॉलिक स्टेज, क्योंकि उसके बाद हम अपने जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी हमारे अनुभव होते हैं, उनको हम स्टोर भी भाषा के ही फॉर्म में करते हैं और किसी के सामने एक्सप्रेस करना होता है तब भी हम किस फॉर्म में, भाषा के ही उस पे फॉर्म में करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशंस के फॉर्म में इन्होंने कहा कॉग्निटिव जो लर्निंग है या फिर इन्होंने कहा संज्ञानात्मक विकास जो है वो रिप्रेजेंटेशंस के फॉर्म में होता है। जो भी अनुभव होते हैं उनको स्टोर करने का तरीका भी रिप्रेजेंटेशंस के ही थ्रू होता है। एक्शंस का थ्रू रिप्रेजेंट करना, इमेजेस के थ्रू रिप्रेजेंट करना या फिर लैंग्वेज के थ्रू रिप्रेजेंट करना। तो ये इनका कहने का मतलब है। इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती है, किन किन चीज के थ्रू उसको किया जा सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले जो इनएक्टिव स्टेज है, क्रियात्मक अवस्था है, वो एक्शन से शो करती है। क्रिया के माध्यम से, क्रिया करके, एक्शंस करके बच्चे चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, स्टोर करते हैं और एक्सप्रेस भी करते हैं। जैसे उनको कोई चीज अगर चाहिए या फिर हाथ पैर वो ऐसे करके अपना पीट रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं और उनके हाथ पैर में कहीं चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद उनको ये पता चल जाएगा, उनकी जो मेमोरी सेव होती है वो माइंड में नहीं, मस्कुलर मेमोरी सेव होती है, पेशीय स्मृति होती है। वो चीजों को जो भी याद रखने का या फिर अनुभवों को स्टोर करने का तरीका है वो मसल्स के थ्रू करते हैं। ये जो पहली स्टेज है वो पूरी पूरी लगभग पियाजे की तरह ही है। जो पियाजे की पहली स्टेज थी कि सेंसरीज के थ्रू, सेंसरी मोटर स्किल्स के थ्रू बच्चा सीखता है और अपना उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास होता है, वही चीज इन्होंने भी कही कि अपने अनुभवों को जो स्टोर करने का तरीका है वो भी उसका सेंसेस के थ्रू होता है, संवेदी पेशीय के थ्रू होता है और एक्सप्रेस करने का तरीका भी जो मसल्स हैं वही होती है या फिर जो सेंसेस हैं वही होती हैं। इसमें नॉन वर्बल लर्निंग होती है, भाषा का कोई यूज नहीं होता है, ना ही सीखने के लिए, ना ही एक्सप्रेस करने के लिए और ना ही स्टोर करने के लिए। इन्होंने कहा सेंसरी मोटर स्किल का ही यूज करता है और उसी को यूटिलाइज करके सीखता है और एक्सप्रेस करता है। इनके हिसाब से, ब्रूनर के हिसाब से, जो 3 वर्ष तक का बच्चा है, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं आपको जो इनकी स्टेजेस हैं वो इस तरीके से लिखी हुई हैं कि बर्थ से लेकर के जो 1 साल का बच्चा है, बर्थ से 1 वर्ष का बच्चा है, वो इनएक्टिव स्टेज में होता है। आइकॉनिक के स्टेज को कहा गया है 1 से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है या फिर 1 से 6 वर्ष का, 1 से जो 6 वर्ष का बच्चा होता है वो आइकॉनिक स्टेज में आता है। और जो सिंबॉलिक स्टेज होती है उसमें 7 अबव या 7+ स्टेज वर्ष का जो बच्चा होता है वो आता है। लेकिन आप अपना यही मान के चलिए कि बर्थ से 3 इयर्स का जो इनएक्टिव है वो होता है, 3 से 7 वर्ष आइकॉनिक होता है और 7 से अबव का सिंबॉलिक स्टेज। इनकेस आपके ऑप्शन में इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप इसके थ्रू होकर के भी जा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये पियाजे को ही लेकर के फॉलो कर रहे थे, पियाजे के हिसाब से ही इनकी जो थ्योरी है वो पहली जो स्टेज है वो उन्होंने पियाजे के ही अकॉर्डिंग पूरी बना करके रखी हुई है कि सेंसेस के थ्रू बच्चा सीखता है। सेंसेस के थ्रू तो लगभग 1.5-2 साल तक सीखता है, लगभग 18 महीने तक सीखता है, तो उसी हिसाब से इन्होंने 3 वर्ष तक का ही समय बताया था। लेकिन इनकेस अगर आपको ऑप्शन में ये दिखता है तो आप इस हिसाब से लिखकर ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला कहता है क्रिया के थ्रू स्टोर करता है अपने अनुभव को और क्रियाओं के थ्रू ही एक्सप्रेस करता है। तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है क्रियात्मक अवस्था में वो एक्शंस के थ्रू होता है, जो स्टोर करता है अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करता है वो पेशीय स्मृति के थ्रू करता है। जो उसका सीखना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, उसमें भाषा की कोई जरूरत नहीं होती, वो बिना भाषा के ही करता है। रोज चिल्ला करके ज्ञान अर्जित करता है, हाथ पैर पटक करके, इधर उधर हाथ पैर का मूवमेंट करके वो नॉलेज लेता है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से अर्जित करता है और उनका संरक्षण करता है। ठीक है, बात करते हैं आइकॉनिक स्टेज की। ये होती है अर्ली चाइल्डहुड डेज, क्योंकि 3 से 7 वर्ष का है, शुरुआती अवस्था हुई बाल्यावस्था की, मतलब जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो ही। तो इसमें बच्चा जो सीखता है, जो उसका ज्ञान एक्सप्रेस करने का तरीका होता है और ज्ञान को स्टोर करने का, संरक्षण करने का तरीका होता है, वो मूर्त रूप में होता है। मूर्त रूप मतलब उनकी एक मेंटल इमेज क्रिएट करता है। अब इसमें भी बहुत ज्यादा भाषा का प्रयोग नहीं करता है, ना ही सीखने के लिए और ना ही उनको एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसमें जो भाषा का यूज होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। मेनली किसके थ्रू स्टोर या एक्सप्रेस करते हैं, किसके थ्रू, इमेज बेस्ड होता है, इमेजेस के थ्रू। ठीक है, और एक चीज इसमें आपकी और थी, जैसे कि मान लीजिए इसका हम अगर एग्जाम्पल देखें सिंबॉलिक स्टेज का, सॉरी आइकॉनिक स्टेज का, तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं 3 से 7 वर्ष के होते हैं, वो जगह जगह ड्राइंग बना रहे होते हैं।
या फिर उनको थोड़ी बहुत ड्राइंग करनी आ जाती है, तो वो वर्ड्स या लेटर्स लिखना स्टार्ट नहीं करते हैं। वो उनकी जो मेंटल इमेजेस बनी होती है, जो उन्होंने कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स या कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस का उन्होंने एक मेंटल इमेज बना करके रखा होता है, उसी की वो ड्राइंग वगैरह बनाते हैं। जैसे कोकोनट ट्री बना दिया, सीनरी वगैरह बच्चे बनाते हैं, या फिर कुछ भी चीजें एक्सप्रेस करना हो, अगर उनको कहीं डर लगता है तो वो जो ड्राइंग करेंगे वो ऐसे चुड़ैल या फिर ऐसे डरावनी टाइप की इमेजेस बनाएंगे, इस तरीके से अपने भाव को एक्सप्रेस करते हैं। तो इमेजेस के थ्रू उनका सीखना भी होता है और इमेजेस के थ्रू उनका एक्सप्रेस करने का भी तरीका होता है। तो रिप्रेजेंटेशन इन आइकॉनिक स्टेज इज विद इमेजेस। ठीक है, फिर हमारी आती है लास्ट स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज, संकेतात्मक अवस्था, जो कि है 7 से ऊपर, जो कि भाषा पर आधारित होती है, लैंग्वेज बेस्ड होती है। इनमें जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव हैं, वो किसके आधार पर लिए जाते हैं? वर्बल मोड के ही थ्रू लिए जाते हैं, भाषा के ही थ्रू लिए जाते हैं। मैक्सिमम भाषा प्रतीकात्मक क्रिया का सबसे विकसित रूप है, मतलब कि मेनली एक्सप्रेस और स्टोर करने के लिए भाषा का ही यूज किया जाता है 90%। ठीक, तो एक्सपीरियंसेस जो भी हैं, अनुभव है, उनको वर्बल मोड के थ्रू लेते हैं और उनको एक्सप्रेस करते हैं। इनमें जो अब्स्ट्रैक्ट इमेजेस होती है, जैसे कि पहले के टाइम में साधु मतलब जो ऋषि वगैरह थे उपनिषद के टाइम पे, उपनिषदिक काल के, तो वो क्या करते थे, उनकी जो ध्यान ज्ञान करते थे, ध्यान करने के बाद जो भी उनको नॉलेज आती थी या फिर जो हायर कॉन्शियसनेस वाली नॉलेज उनको आती थी, उनको उन्होंने वेदों के फॉर्म में लिख करके दिया हुआ है। मतलब कि उन्होंने सिंबॉलिक फॉर्म में भाषा के थ्रू जो उनकी अब्स्ट्रैक्ट इमेजेस बनी थी, अमूर्त चीजें जो प्रेजेंट नहीं है, जो सामने हम देख नहीं सकते हैं, उन चीजों का उन्होंने सोच करके या फिर उनका ध्यान करके उन्होंने वेदों के फॉर्म में, स्क्रिप्चर्स के फॉर्म में उनको लिखा है। तो लिखा है तो कि भाषा के ही माध्यम से तो लिखा हुआ है, तो मतलब कि भाषा प्रतीकात्मक क्रिया का सबसे विकसित रूप है, जो भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस या फिर जितने भी तरीके के नॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी हैं, उनको लिख करके या भाषा के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं और भाषा के ही फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेजेस के बारे में, जो कि ब्रूनर ने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में अपने हिसाब से दिया है। अब एक और चीज, ब्रूनर के नाम पे एक थ्योरी आती है डिस्कवरी लर्निंग, मतलब कि जो सीखने का तरीका है वो डिस्कवरी लर्निंग, मतलब इन्होंने कहा है बच्चा डिस्कवर करके सीखता है। इन्होंने उन्हीं के हिसाब से बोला है, प्याजे के हिसाब से, कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने चाहिए कि वो खुद से सीखने की कोशिश करे, ज्यादा से ज्यादा उसको मौका देना चाहिए, क्वेश्चंस देने चाहिए कि वो डिस्कवर करके खुद से सीखे। तो डिस्कवर लर्निंग की बात किसने की है? ब्रूनर ने की है अपनी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में। ठीक है, तो ये आपका लगभग हो गया ऑल अबाउट। एक और चीज आपकी पॉइंट है, इन्होंने कहा है कि जब भी जब बच्चे को कोई भी चीज सिखानी हो तो उसको स्पाइरल लर्निंग से सिखाना चाहिए। मतलब इन्होंने स्पाइरल करिकुलम को सपोर्ट किया है कि किसी चीज को सिखाने के लिए स्पाइरल फॉर्म में, मतलब जो चीज बच्चा पहले से जानता हो उसको और ज्यादा बढ़ा करके फिर उनका यूज करके और ज्यादा जो आगे की नॉलेज है वो दो। तो इस तरीके से इन्होंने कहा जो बच्चे की लर्निंग है वो स्पाइरल फॉर्म में कराने से बच्चा आसानी से सीख सकता है। तो ये था पूरा ब्रूनर की जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट जितनी थ्योरीज थी वो आपकी हो चुकी हैं। अब अगर के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कहीं पे भी ऐसी कोई थ्योरीज आती हैं जो कि नहीं हुई हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट होंगी, तो उनको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते टाइम ही करा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड यूनिट है हमारी। आप जानते हैं फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, सेकंड यूनिट हमारी चल रही है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये हमारी सेकंड यूनिट चल रही है। इस सेकंड यूनिट की ऑलमोस्ट जो सारी थ्योरीज है वो हो चुकी है। अभी हमको करिकुलम पढ़ना है, रोल ऑफ लर्नर, रोल ऑफ टीचर क्या होता है ये पढ़ना है, कैसा सराउंडिंग होना चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए क्लास का, वो पढ़ना है। तो एक एक करके सारे टॉपिक खत्म करेंगे। फिलहाल थ्योरीज आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।